था। उसने इन चांग से सिर्फ एक आखिरी प्रॉमिस मांगा कि अगर वह बच जाए तो उसकी बेटी का ख्याल रखे। इतना कहकर जून प्योंग एक्सप्लोसिव का फ्यूज ऑन कर देता है। केबल टूटते ही लिफ्ट फुल स्पीड में नीचे गिरने लगती है। फिल्म की शुरुआत दक्षिण कोरिया की एक चलती सड़क से होती है, जहां रेड लाइट पर हमारी नजर इस कहानी के मेन हीरो कैप्टन इन चांग पर पड़ती है। इन चांग फौज का एक बहुत ही माहिर बम डिस्पोजल ऑफिसर है, जिसने अपनी लाइफ के कई साल खतरे के बीच गुजारे हैं। अब उसकी सर्विस के महज कुछ दिन बचे हैं और वह अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ एक सुकून भरी नई जिंदगी बिताने के सपने बुन रहा है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ के सारे रिस्क अब खत्म होने वाले हैं, पर उसे जरा भी एहसास नहीं था कि तकदीर ने उसके लिए क्या प्लान बना रखा है। आने वाले कुछ ही घंटों में उसकी पूरी लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसी दिन जब वह रूटीन के मुताबिक काम निपटा कर कार से घर लौट रहा होता है, तभी अचानक पूरी जमीन इस कदर कांपती है कि देखते ही देखते 7.8 की तीव्रता का खौफनाक भूकंप पूरे इलाके को तबाह करने लगता है। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और न ही जान बचाकर भागने की जगह मिलती है। पलक झपकते ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स मलबे के ढेर में बदल जाती हैं और पूरा शहर वीरान हो जाता है। जब इन चांग न्यूज देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि इस तबाही की वजह कोई मामूली जलजला नहीं, बल्कि माउंट बैक्टू ज्वालामुखी का भयानक रूप से फटना है। इस ब्लास्ट के बाद पूरा इलाका लगातार एक के बाद एक भीषण झटकों का सामना कर रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका भी अपने लोगों को तुरंत एयरलिफ्ट करना शुरू कर देता है। कुछ ही देर बाद इन चांग के बड़े ऑफिसर्स उसे तुरंत ड्यूटी पर वापस लौटने का हुक्म देते हैं। इन चांग हक्का बक्का रह जाता है। वह तो कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाला है और उसका काम तो बमों को डिफ्यूज करना है। फिर इस ज्वालामुखी से उसका क्या लेना देना। लेकिन उसके सीनियर्स अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। साथ ही वे उसे ऑफर देते हैं कि अगर वह इस सीक्रेट मिशन की कमान संभाल ले तो उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को अमेरिकन सिटीजन्स के साथ सेफ लोकेशन पर पहुंचा दिया जाएगा। इन चांग जानता है कि उसकी वाइफ इस वक्त साउथ कोरिया में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह बिना वक्त गंवाए इस मिशन के लिए हामी भर देता है। जब वह मीटिंग रूम में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसे एक टेक्निकल टीम के साथ नॉर्थ कोरिया जाकर न्यूक्लियर वॉरहेड चुराना है। असल में कोरियन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ने डेटा निकाला था कि माउंट बैक्टू के नीचे लावा के 4 बड़े मैग्मा चैम्बर्स मौजूद हैं। इनमें से चौथा और सबसे खतरनाक चैम्बर अगले 48 घंटों में फटने वाला है। अगर चौथे चैम्बर के फटने से पहले कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो पूरा कोरियन पेनिनसुला उबलते लावे में भस्म हो जाएगा। इस तबाही को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कम से कम 6 लाख टन TNT के बराबर न्यूक्लियर ब्लास्ट करके लावा के प्रेशर को वक्त रहते रिलीज करना होगा। हालांकि इस प्लान के सक्सेसफुल होने के चांस बेहद कम हैं, लेकिन अंडरग्राउंड लावा का प्रेशर कम करने का यही आखिरी रास्ता बचा है। खुशकिस्मती से पहाड़ के करीब कई माइंस बनी हुई हैं, जिनमें से माइन नंबर 9 लावा चैम्बर के सबसे करीब है। अगर एक्सप्लोसिव्स को वहां ले जाकर ब्लास्ट किया जाए तो मिशन कामयाब हो सकता है। लेकिन इतना भारी परमाणु हथियार लाएंगे कहां से? इसका सीधा सा जवाब था नॉर्थ कोरिया में सीक्रेट एंट्री करके उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स चुराना। नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरिया का एक पुराना स्पाई मौजूद है, जिसे न्यूक्लियर बम का सही ठिकाना पता है। उस स्पाई की बॉडी में एक GPS चिप लगी हुई है, जिससे पता चलता है कि उसे येलो सी के एक आइलैंड पर बने डिटेंशन सेंटर में कैद करके रखा गया है। इस मिशन का पहला टारगेट उस कैदी को छुड़ाना है और फिर उसी की मदद से न्यूक्लियर वॉरहेड्स हासिल करने हैं। जनरल चॉय के ऑर्डर के साथ ही यह मिशन ऑफिशियली शुरू हो जाता है। इस ऑपरेशन के लिए सोल्जर्स को 2 अलग टीमों में डिवाइड किया जाता है। पहली EOD टीम को इन चांग लीड करता है, जबकि दूसरी कॉम्बैट टीम हथियारों से लैस होती है, जिसका काम नॉर्थ कोरिया पहुंचने पर EOD टीम को सिक्योरिटी देना है। लेकिन जैसे ही दोनों प्लेन्स नॉर्थ कोरिया की एयर स्पेस में दाखिल होते हैं, अचानक प्लेन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगता है। इन चांग फौरन खिड़की से बाहर देखता है तो उसे नजर आता है कि कॉम्बैट टीम वाला अल्फा प्लेन आग की लपटों में घिर चुका है। कुछ ही सेकंड्स में आग पूरे प्लेन को चपेट में ले लेती है और आखिरकार टेक्निकल टीम के सामने ही अल्फा प्लेन क्रैश होकर नीचे गिर जाता है। असल में ज्वालामुखी से निकली ऐश और एनर्जी ने प्लेन्स के इंजनों को नाकाम कर दिया था। उधर बेस से पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे जनरल चोई तुरंत बड़ा फैसला लेते हैं और EOD टीम को पैराशूट से जंप करने का ऑर्डर देते हैं। जैसे ही प्लेन का कार्गो डोर खुलता है, सबसे पहले डिटोनेटर वाली आर्मर्ड व्हीकल बाहर गिरती है और उसके बाद सारे मेंबर्स एक एक करके पैराशूट से नीचे कूद जाते हैं। सुरक्षित लैंडिंग करते ही जनरल चोई इन चांग से रेडियो पर कांटेक्ट करते हैं। वे हुक्म देते हैं कि क्रैश हुए अल्फा प्लेन के मलबे तक पहुंचकर एक ब्लैक सूटकेस हर हाल में रिकवर करना होगा। उस सूटकेस में माइन का मैप और उस जासूस का GPS लोकेटर रिसीवर मौजूद है, जो पूरे मिशन का फ्यूचर तय करेगा। इसीलिए जनरल चोई इन चांग को किसी भी कीमत पर उसे हासिल करने का ऑर्डर देते हैं। थोड़ी ही देर में पूरी टीम अल्फा प्लेन के क्रैश साइट पर पहुंच जाती है। सर्च ऑपरेशन के दौरान इन चांग को एक मरे हुए ऑफिसर की बॉडी के पास वह सूटकेस मिल जाता है। प्लेन में ब्लास्ट होने से ठीक पहले वह किसी तरह सूटकेस लेकर बाहर निकल आता है। यह खबर मिलते ही जनरल राहत की सांस लेते हैं और तुरंत इन चांग को इस पूरे ऑपरेशन का नया कमांडर बना देते हैं। अब ऑन ऑर्डर बिल्कुल साफ था, न्यूक्लियर वॉरहेड चुराकर उसे तय लोकेशन तक पहुंचाना है
और ब्लास्ट करना है। ऑन ऑर्डर मिलते ही इन चांग अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन यह टीम असली जंग की आदी नहीं थी। सब अपने अपने टेक्निकल फील्ड के एक्सपर्ट थे, पर ग्राउंड वॉर का एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं था। यहाँ तक कि रास्ते में एक बंदे से एक्सीडेंटली गन फायर हो जाती है। अच्छी बात यह थी कि बंदूकों में रबर बुलेट्स थीं, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। अपनी टीम की ऐसी हालत देखकर इन चांग की टेंशन बढ़ जाती है। सबसे पहले उन्हें डिटेंशन सेंटर पहुंचकर उस जासूस ली जून प्योंग को छुड़ाना था, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो उनकी सारी फिक्र खत्म हो जाती है। भूकंप की वजह से जेल में भगदड़ मच चुकी थी। ज्यादातर गार्ड्स या तो मारे जा चुके थे या भाग खड़े हुए थे। पूरी जेल अब लगभग खाली पड़ी थी। एरिया क्लियर होने के बाद इन चांग अपनी टीम के साथ संभल कर अंदर दाखिल होता है। राहत की बात यह थी कि जून प्योंग बाकी कैदियों के साथ भागा नहीं था, मानो वह साउथ कोरियन टीम का ही वेट कर रहा हो। लेकिन जब वह देखता है कि उसे रेस्क्यू करने आए लोग ठीक से गन तक नहीं संभाल पा रहे तो वह काफी मायूस हो जाता है। थोड़ी मशक्कत के बाद टीम आखिरकार उसकी सेल का लोहे का गेट खोल देती है। तभी उसे बताया जाता है कि इस मिशन का मकसद परमाणु बम चुराकर माउंट बैटू को उड़ाना है। ये सुनते ही जून प्योंग जोर से हंस पड़ता है। उसके मुताबिक इतना खतरनाक मिशन तो ट्रेंड स्पेशल फोर्सेस भी करने से कतराएं, लेकिन ये अनाड़ी लोग नामुमकिन काम करने निकले हैं। हालांकि इन चांग उसकी बातों को इग्नोर करता है और साफ कहता है कि उसका काम सिर्फ उन्हें वॉरहेड तक पहुंचाना है, बाकी टेंशन लेने की उसे जरूरत नहीं है। ये सुनकर जून प्योंग कुछ देर सोचता है, फिर सबसे पहले फ्रेश होने और नहाने की डिमांड रखता है। इन चांग को यह डिमांड नॉर्मल लगती है, इसलिए वह उसे 10 मिनट का टाइम दे देता है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वॉशरूम में घुसते ही जून प्योंग सबसे पहले अपनी गर्दन की स्किन को काटकर अंदर लगा जीपीएस चिप निकाल फेंकता है। इसके बाद वह अपनी जेब से एक वॉलेट निकालता है जो उसने कुछ देर पहले बड़ी सफाई से इंचांग की जेब से पार कर लिया था। उस वॉलेट में उसे एक सीक्रेट पेपर मिलता है जो माउंट बैटू की माइन का ओरिजिनल मैप था। जून प्योंग पूरे रूट को अपने दिमाग में याद कर लेता है और फिर उस पेपर को फाड़कर निकल जाता है। आगे बढ़ते वक्त इंचांग को अचानक एहसास होता है कि उसका वॉलेट गायब है। तभी जून प्योंग बिना किसी झिझक के अपनी जेब से वॉलेट निकालकर उसे वापस कर देता है। लेकिन जब इंचांग वॉलेट चेक करता है तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैप गायब था। जून प्योंग मुस्कुराते हुए बताता है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए उसने वह मैप निगल लिया है और अब पूरा रास्ता सिर्फ उसके दिमाग में है। ये सुनते ही टीम का एक मेंबर गुस्से में आपा खो बैठा है और जून प्योंग को जोरदार पंच मार देता है। लेकिन इंचांग जानता है कि इस वक्त गुस्से से काम बिगड़ेगा, इसलिए वह फौरन इस इंसिडेंट की रिपोर्ट बेस को देता है। इसी बीच जून प्योंग रेस्ट करने का नाटक करता है। 2 सोल्जर्स उसे लेकर बैठ जाते हैं। तभी एक सीनियर सोल्जर दूसरे काम में बिजी हो जाता है और जून प्योंग की पहरेदारी एक नए रिक्रूट पर छोड़ देता है। जून प्योंग इसी मौके की ताक में था। वह अचानक उस नए जवान को पंच मारकर बेहोश कर देता है और उसकी जेब से हथकड़ी की चाबी निकाल लेता है। उधर कॉल खत्म करके इंचांग जब वापस आता है और जून प्योंग को गायब पाता है तो उसे गड़बड़ का एहसास हो जाता है। वह टीम के साथ मौके पर पहुंचता है जहां सिर्फ बेहोश जवान पड़ा था। होश में आने पर वह जवान बताता है कि जून प्योंग उसका जीपीएस लोकेटर लेकर भी रफू चक्कर हो गया है। अब उसका सुराग लगाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। लाचार होकर इंचांग अपनी टीम के साथ पूरे शहर में उसकी तलाश शुरू करता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ढूंढना कहां से शुरू करें। तभी चौक पर बनी एक मूर्ति को देखकर इंचांग को गाड़ी में कहीं हुई जून प्योंग की एक बात याद आ जाती है। उसे तुरंत अंदाजा हो जाता है कि जून प्योंग यकीनन अपने पुराने घर गया होगा। उधर जून प्योंग अपने घर पहुंचकर एक सीक्रेट बायर से फोन पर डील कर रहा होता है। कॉल खत्म होने के बाद वह पानी का एक गिलास लेकर उस औरत को होश में लाता है जो नशे में बेसुध पड़ी थी। वह औरत कोई और नहीं बल्कि जून प्योंग की पत्नी होती है। लेकिन अब पति पत्नी के बीच पहले जैसा कोई रिश्ता नहीं बचा था। जून प्योंग अपनी पत्नी से सबसे पहले अपनी बेटी के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी माउंट बैटू के पास वाले एक डेंजर जोन में फंसी हुई है। ये सुनते ही जून प्योंग अपना आपा खो बैठता है। वह अपनी गन निकाल कर पत्नी से पूछता है कि क्या उसने ही उसकी जासूसी वाली पहचान की खबर अधिकारियों को दी थी। पत्नी बेबाकी से इसका जवाब देती है। गुस्से में जून प्योंग ट्रिगर दबा देता है। उधर बिल्डिंग के बाहर तलाश कर रहा इंचांग गोली की आवाज सुनते ही फौरन उसी तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन तमाम गुस्से के बावजूद जून प्योंग अपनी पत्नी को मार नहीं पाता। पत्नी का अजीब बर्ताव देखकर वह सोच में पड़ जाता है। तभी इंचांग अपनी टीम के साथ वहां आ पहुंचता है। इस बार जून प्योंग का ध्यान इंचांग पर नहीं जाता। वह अपनी बेबस पत्नी को देखता है और आखिरकार अपनी गन नीचे रख देता है। उसे याद आता है कि उसकी बच्ची अभी भी डेंजर जोन में अकेली फंसी है। उसी पल जून प्योंग अपना इरादा बदल देता है। कुछ ही देर बाद उसकी लीडरशिप में पूरी टीम एक आइस फैक्ट्री के पास पहुंचती है।
अच्छी तरह मुआयना करने पर उन्हें पता चलता है कि अचानक आई कुदरती आफत की वजह से वहां नाम मात्र के गार्ड्स बचे हैं। कॉम्बैट का कोई एक्सपीरियंस न होने के बावजूद इन चांग कमांडर के तौर पर एक प्लान तैयार करता है। प्लान के मुताबिक टीम सबसे पहले फैक्ट्री की पावर सप्लाई काटेगी ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर आगे बढ़ा जा सके। जून प्योंग पूरा प्लान सुनता तो है, लेकिन वहां मौजूद लोगों की जान से उसे कोई लेना देना नहीं था। वह मौका मिलते ही चुपचाप अपनी अलग तैयारी करने लगता है। प्लान फाइनल होने के बाद पूरी टीम फैक्ट्री के अंदर दाखिल होती है, लेकिन जैसे ही इंचांग बेसमेंट में पहुंचता है तभी एक जोरदार धमाका होता है। अंदर मौजूद गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और कैदियों को काबू में करने लगते हैं। अफरा तफरी के बीच जून प्योंग प्लान के मुताबिक मेन पावर सप्लाई तक पहुंच तो जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि असली स्विच कौन सा है। आखिरकार वह एक ग्रेनेड फेंककर पूरे पावर सिस्टम को ही उड़ा देता है। खुशकिस्मती से उसकी इस हरकत से दूसरे फ्लोर की बिजली कट जाती है। वहां मौजूद टीम तुरंत गार्ड्स को न्यूट्रलाइज कर लेती है, लेकिन जिस बेसमेंट में इन चांग मौजूद था वहां भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। इन चांग और जून प्योंग दोनों दुश्मनों की क्रॉस फायर में बुरी तरह फंस जाते हैं। गार्ड्स लगातार उनकी तरफ बढ़ते चले आते हैं। तभी अचानक जून प्योंग अपनी गन उठाकर इन चांग को गोली मार देता है। इसके तुरंत बाद वह गार्ड्स के सामने अपने हाथ खड़े कर देता है और उन्हें बताता है कि वह आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है, जबकि साउथ कोरिया का कमांडर अभी अभी गोली लगने से ढेर हो चुका है। गार्ड्स धीरे धीरे उन दोनों के करीब आते हैं। जैसे ही एक गार्ड इन चांग की बॉडी चेक करने के लिए झुकता है तभी असली बात सामने आती है। दरअसल जून प्योंग की गन में असली गोलियों के बजाय रबर बुलेट्स भरी हुई थीं। गार्ड्स का सफाया करने के बाद जून प्योंग पूरी टीम को एक कंटेनर के पास ले जाता है। अंदर पहुंचकर वह एक बॉक्स में पासवर्ड एंटर करता है। तभी इन चांग को पता चलता है कि वह कंटेनर दरअसल एक हिडन लिफ्ट है। वह लिफ्ट उन्हें फैक्ट्री के सबसे निचले हिस्से में ले जाती है। वहां पहुंचने के बाद जून प्योंग सामने लगा लोहे का भारी गेट खोलता है। गेट खुलते ही सभी के सामने कंटेनरों में रखी न्यूक्लियर मिसाइलों की लंबी कतार नजर आती है, लेकिन हैरान होने का वक्त किसी के पास नहीं था। इस वक्त सबसे जरूरी टास्क न्यूक्लियर वॉरहेड्स चुराकर मिशन पूरा करना था। इन चांग तुरंत पूरी टीम को अलग अलग टास्क सौंप देता है। सभी मेंबर्स तेजी से अपने अपने काम में जुट जाते हैं। टीम की स्पीड इतनी तेज होती है कि कुछ ही देर में 4 न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिटोनेटर में सेट कर दिए जाते हैं, लेकिन तभी अचानक पूरी जगह में तेज झटके लगने शुरू हो जाते हैं। पता चलता है कि दूसरा मैग्मा चैम्बर तय वक्त से पहले ही ब्लास्ट हो चुका है। ये बात प्रोफेसर के कैलकुलेशन के बिल्कुल उलट थी। सिचुएशन तेजी से हाथ से निकल रही थी, लेकिन इंचांग पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह तुरंत 5वां वॉरहेड भी असेंबल करने में जुट जाता है, लेकिन जैसे ही वह 6ठा वॉरहेड निकालने की कोशिश करता है उसे पता चलता है कि वह एक मजबूत लोहे की ग्रिल के पीछे बंद है। इंचांग उस ग्रिल को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह किसी भी तरह नहीं खुलती। उधर लोहे के फ्रेम के पास खड़ा जून प्योंग भी बुरी तरह घबरा जाता है। वह इस तरह बिना वजह नहीं मरना चाहता था, लेकिन उस वक्त सबका ध्यान सिर्फ उस आखिरी वॉरहेड पर था। किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। आखिरकार जून प्योंग खुद ही आगे बढ़ता है। काफी जद्दोजहद के बाद वह भारी लोहे का फ्रेम खींचने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वह फौरन कमरे से बाहर भागता है, लेकिन बाहर निकलते ही उसकी नजर अपनी टीम के मेंबर्स पर पड़ती है जो अभी भी अंदर मिशन पूरा करने में लगे हुए थे। ये देखकर उसका इरादा बदल जाता है। वह जल्दी से एक लोहे का ड्रम उठाकर बंद होते लोहे के गेट के बीच में फंसा देता है ताकि गेट पूरी तरह बंद ना हो सके। अपना काम खत्म करके जून प्योंग घबराहट मेन लिफ्ट का बटन दबाकर ऊपर चला जाता है। इधर टीम मेंबर्स पूरी ताकत लगाने के बावजूद लोहे का गेट नहीं खोल पाते। लाचार होकर इन चांग फैसला करता है कि अब इसे ताकत से ही तोड़ना होगा। उसे लोहे का भारी पाइप उठाते देख बाकी साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सब जानते थे कि सामने न्यूक्लियर वॉरहेड रखा है और जरा सी चूक भी भयानक तबाही ला सकती है, लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए सब बेबसी से देखते रहते हैं। वहीं इन चांग पूरी ताकत से लोहे का पाइप गेट पर मारना शुरू कर देता है। उधर फैक्ट्री से बाहर निकल चुके जून प्योंग के पास उसी सीक्रेट बायर का फोन आता है। बायर कहता है कि डील की रकम तैयार है। अगर जून प्योंग इन चांग और डिटोनेटर को उसके हवाले कर दे तो वह उसकी फैमिली को सेफली देश से बाहर निकाल देगा। बायर की यह शर्त सुनकर जून प्योंग के कदम रुक जाते हैं। तभी एक जोरदार धमाके के साथ लोहे का गेट आखिरकार टूट जाता है। इन चांग बिना एक पल गंवाए आखिरी वॉरहेड भी सेट कर देता है और पूरी टीम के साथ तेजी से बाहर की तरफ भागता है। लेकिन जब सभी लोग लिफ्ट के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जून प्योंग पहले ही लिफ्ट लेकर ऊपर जा चुका है। यह देखकर इन चांग गुस्से में खाली लिफ्ट की तरफ देखकर चिल्लाता है। उसी पल पूरी टीम को एहसास होता है कि वे अंदर ट्रैप हो चुके हैं। तभी अचानक जून प्योंग दोबारा लिफ्ट लेकर नीचे लौट आता है। उस वक्त किसी के पास यह सोचने का टाइम नहीं था कि वह वापस क्यों आया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम वॉरहेड्स लेकर वहां से सुरक्षित निकलना था। आखिरकार फैक्ट्री के पूरी तरह ढाने से ठीक पहले पूरी टीम वहां से सेफली बाहर निकल जाती है। सेफ लोकेशन पर पहुंचते ही इन चांग तुरंत बेस पर मौजूद कमांड सेंटर को सिचुएशन का अपडेट देता है। उसी दौरान प्रोफेसर को एक नई जानकारी मिलती है। वे तुरंत फ्रंट लाइन पर मौजूद टीम को बताते हैं कि माइन नंबर 2 के ब्लास्ट की वजह से माइन नंबर 7 के लगभग 80% आयरन ओर पर असर पड़ा है
है और वहां का टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है। जब तीसरा मैग्मा चैम्बर फटेगा तब वहां का टेम्परेचर लोहे के मेल्टिंग पॉइंट से भी ऊपर चला जाएगा। इससे वहां मौजूद चट्टानें धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगेंगी। यही चट्टानें ब्लास्ट के लिए एक मजबूत शील्ड का काम करेंगी और इससे मिशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। ये नई अपडेट मिलते ही इंचांग को फौरन माइन नंबर 7 की तरफ बढ़ने का ऑर्डर दिया जाता है। वह जून प्योंग की तरफ हथकड़ी की चाबी फेंकते हुए उससे माइन का नक्शा देने के लिए कहता है। इसके बाद पूरी टीम 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ इंचांग होता है और दूसरी तरफ जून प्योंग। लेकिन जून प्योंग के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वह कहता है कि मैप तो उसने निगल लिया है, इसलिए अब रास्ता वही दिखा सकता है और सबको उसके साथ चलना होगा। लेकिन इंचांग को जून प्योंग पर जरा भी भरोसा नहीं था। दोनों के बीच बहस चल ही रही होती है कि तभी अचानक एक अज्ञात आर्म्ड टीम उन पर अटैक कर देती है। गोलियां इतनी अंधाधुंध चलने लगती हैं कि किसी को सिर उठाने का मौका नहीं मिलता। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दुश्मनों के निशाने बेहद सटीक थे। जो भी थोड़ा सा बाहर निकलता उस पर तुरंत गोली चल जाती। कुछ देर सिचुएशन भांपने के बाद जून प्योंग समझ जाता है कि दुश्मन थर्मल सेंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंचांग भी समझ जाता है कि अगर वे ऐसे ही छिपे रहे तो मारे जाएंगे, इसलिए वह जून प्योंग से कवर फायर देने को कहता है, जबकि वह खुद मौका पाकर एक ट्रक की तरफ बढ़ने लगता है। आखिरकार जून प्योंग की कवर फायरिंग की मदद से इंचांग गोलियों की बौछार के बीच ट्रक तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वह चाकू से ट्रक की फ्यूल पाइप काट देता है और तुरंत ट्रक स्टार्ट कर देता है। इंचांग के इशारे पर थोड़ी दूर खड़ा उसकी टीम का साथी अपनी राइफल से ट्रक के फ्यूल टैंक पर निशाना साधकर गोली चला देता है। अगले ही पल ट्रक आग के भयंकर गोलों में बदल जाता है। देखते ही देखते आग पूरे इलाके में फैलने लगती है, जिसकी वजह से दुश्मनों का थर्मल सेंसर सिस्टम काम करना पूरी तरह बंद कर देता है। मौका मिलते ही इंचांग तुरंत अपनी पूरी टीम को पीछे हटने का हुक्म देता है। वापस लौटते वक्त इंचांग को पता चलता है कि उन पर हमला करने वाले सैनिक अमेरिकी सेना के थे। वह समझ नहीं पाता कि अमेरिका, जो उनका एलाई माना जाता है, आखिर उनकी टीम पर अटैक क्यों कर रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इसका जवाब पीछे बेस पर बने कमांड पोस्ट में मिल जाता है। अमेरिकी सेना ने सिर्फ इंचांग की टीम पर अटैक नहीं किया था, बल्कि उन्होंने सीधे मेन कमांड पोस्ट पर भी अपना कंट्रोल कर लिया था। उन्होंने साउथ कोरियन ऑफिसर्स को साफ हिदायत दी कि न्यूक्लियर वॉरहेड चुराने का यह सीक्रेट मिशन तुरंत रोक दिया जाए। उनका तर्क था कि किसी दूसरे देश से परमाणु हथियार चुराने जैसी हरकत पूरे ग्लोबल लेवल पर बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है और इससे एशिया पैसिफिक रीजन में अमेरिका के इंटरेस्ट को भारी नुकसान पहुंचेगा। जनरल चोई आखिरी सांस तक इस मिशन को जारी रखना चाहते थे, लेकिन अमेरिकी कमांडर ने उन्हें कोई चॉइस नहीं दी। उसने सारे साउथ कोरियन अधिकारियों को फौरन कमांड पोस्ट खाली करने का ऑर्डर दे दिया। यह सब देखकर प्रोफेसर बेहद निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार के पास इतना साहस ही नहीं बचा कि वह अपने देश को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठा सके। दूसरी तरफ मौजूद लेडी ऑफिसर उन्हें काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोफेसर अपना माइंड चेंज नहीं करते और अमेरिका लौटने का फैसला कर लेते हैं। हालांकि जब वे बस से पोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं तभी एक औरत उनकी बस रोक देती है। यह औरत कोई और नहीं बल्कि इंचांग की प्रेग्नेंट वाइफ होती है। वाइफ की पहचान जानने के बाद प्रोफेसर काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, क्योंकि इंचांग जिस जानलेवा मिशन पर गया था उसमें कहीं ना कहीं उनका भी बड़ा हाथ था। इसीलिए जब वह उनसे पूछती है कि उनका शिप कब निकलेगा तो वे अपनी पहचान छिपाने के लिए खुद को सिर्फ एक फॉरेन सोल्जर बताने का नाटक करते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही आर्मर्ड व्हीकल का गेट खुलता है, इंचांग देखता है कि ड्राइविंग सीट पर जून प्योंग बैठा है। वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट काम डिटोनेटर को तय जगह तक ले जाना था। लेकिन रास्ते में ही जून प्योंग अचानक इलेक्ट्रिक गन से इंचांग को शॉक देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वह उस सीक्रेट बायर को कॉल करता है। दोनों के बीच तय होता है कि अगली सुबह ठीक 8 बजे पुटियन में डील फाइनल की जाएगी। जब इंचांग को होश आता है तो वह खुद को डिटोनेटर के साथ बंधा हुआ पाता है। उसी समय जून प्योंग उसे अपना पूरा प्लान बताता है। उसका इरादा बायर के साथ डील पूरी करके अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाने का था। जहाँ तक पूरे इलाके पर मंडरा रही तबाही का सवाल था, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इंचांग समझ जाता है कि जून प्योंग अब उसे भी बेचने के लिए तैयार है, इसलिए वह खुद ही वहां से एस्केप करने का रास्ता तलाशने लगता है। कुछ देर बाद जब जून प्योंग गाड़ी से बाहर निकलता है तो इंचांग की नजर पास पड़ी एक रबर बुलेट पर जाती है। वह तुरंत उसे उठा लेता है और उसी की हेल्प से डिटोनेटर को एक्टिवेट करने का ट्राई करता है। लेकिन जैसे ही वह स्क्रू खोलने लगता है तभी जून प्योंग अचानक खिड़की के पास आ खड़ा होता है। इंचांग समझ जाता है कि अब सिचुएशन बहुत बिगड़ने वाली है। तभी उसकी नजर उस जीपीएस चिप पर पड़ती है जिसे जून प्योंग ने फेंका था। बिना एक पल गंवाए वह उसे उठाकर सीधे निकल जाता है ताकि आखिरी वक्त में भी उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सके। लेकिन जून प्योंग पर इसका कोई असर नहीं होता। वह फौरन उसकी तरफ झपटता है और उसके पेट से चिप निकालने का ट्राई करता है। इंचांग फुर्ती दिखाते हुए
किसी तरह अपनी हथकड़ी खोल लेता है। फिर वह ड्राइविंग सीट पर पहुंचकर गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। ये देखकर जून प्योंग गुस्से से लाल हो जाता है। कुछ देर बाद जब सब शांत होता है तो सबसे पहले जून प्योंग को होश आता है। वह इन चांग को फिर से दबोचकर डिटोनेटर के दूसरी तरफ बांध देता है। अपनी हालत देखकर इन चांग खुद हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस दिन उसे ऑनर के साथ रिटायर होकर घर जाना था, उसी दिन वह इस जानलेवा आफत में फंस गया। वह बेबसी में कहता है कि वह तो एक आम नागरिक है, अमेरिकी सैनिकों ने उसे गोली मारी है और उसकी टीम मारी जा चुकी है। वह गिड़गिड़ाता है कि उसे हर हाल में माउंट बैक्टू तक पहुंचना है ताकि सबकी जान बच सके। हालांकि दोनों के बीच भारी मतभेद थे, लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी, माउंट बैक्टू। इसलिए दोनों अपने सारे इश्यूज भुलाकर मिलकर डिटोनेटर को पुश करते हुए आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ काफी मुश्किलों के बाद प्रोफेसर और इंचांग की वाइफ पोर्ट तक पहुंच जाते हैं। अमेरिकी पासपोर्ट होने की वजह से प्रोफेसर को तुरंत बोर्डिंग की परमिशन मिल जाती है, लेकिन इंचांग की वाइफ लोकल सिटीजन थी, इसलिए उसे अमेरिकी नागरिकों के निकलने के बाद ही चांस मिलने वाला था। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगता है। यह तीसरे मैग्मा चैम्बर के फटने का असर था। पूरे पोर्ट पर भगदड़ मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए शिप पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अमेरिकी सैनिकों को आम लोगों की जान की कोई परवाह नहीं होती। वे वाटर कैनन से भीड़ को पीछे धकेलना शुरू कर देते हैं। इस अफरा तफरी के बीच प्रोफेसर देखते हैं कि एक सोल्जर इंचांग की वाइफ को भी धक्का दे रहा है। वे तुरंत उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि उसे फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन वह जाने से साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसने इंचांग से यहीं मिलने का वादा किया था। आखिरकार मजबूर होकर प्रोफेसर उसे सच बता देते हैं कि इंचांग अभी भी नॉर्थ कोरिया में फंसा हुआ है। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि इंचांग दोबारा मौत के मुंह में जा चुका है। उधर रात होने पर इंचांग और जून प्योंग एक सेफ जगह पर रुककर रेस्ट करने का प्लान बनाते हैं ताकि अगली सुबह फिर से माउंट बैक्टू की तरफ बढ़ सकें। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अमेरिकी सैनिक जीपीएस लोकेटर को ट्रेस करते हुए उनके बेहद करीब पहुंच चुके हैं। दोनों चुपचाप वहां से खिसकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इंचांग का पैर गलती से एक लोहे के ड्रम पर पड़ जाता है। उसकी तेज आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठती है। कुछ ही पलों में अमेरिकी सैनिकों ने पूरे एरिया को घेर लिया। इंचांग और जून प्योंग के पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन तभी अचानक उनकी टीम का साथी फुल स्पीड में एक बस लेकर वहां आ पहुंचता है। दोनों तुरंत डिटोनेटर के साथ बस में सवार हो जाते हैं। इसके बाद सड़कों पर रोंगटे खड़े कर देने वाला चेस शुरू हो जाता है। भागते भागते वे एक सस्पेंशन ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं। तभी तीसरा मैग्मा चैम्बर भी ब्लास्ट हो जाता है और भयानक धमाके से पूरी जमीन कांपने लगती है। उधर इंचांग की वाइफ अभी इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि बस के अंदर जून प्योंग अपनी गन इंचांग की तरफ तान देता है। वह उससे कहता है कि फौरन उस जीपीएस लोकेटर को बॉडी से बाहर निकाले और फेंक दे, क्योंकि अगर अमेरिकी सैनिक ऐसे ही उनका पीछा करते रहे तो कोई भी जिंदा अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। आखिरकार इंचांग लोकेटर बाहर निकालकर फेंक देता है और इसके बाद सब फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस बार माहौल बेहद भारी था। हर कोई एक दूसरे पर बंदूक ताने बैठा था। फिर भी इंचांग को भरोसा था कि जून प्योंग उसे सच में नहीं मारेगा, क्योंकि अगर जून प्योंग अपनी बेटी को ढूंढ भी ले और डील भी कर ले, तब भी माउंट बैक्टू के फटने से पहले वह इस इलाके से जिंदा बाहर नहीं निकल सकता था। इंचांग की बातें सुनकर जून प्योंग खामोश हो जाता है और पूछता है कि क्या उसे सच में प्रोफेसर के इस नामुमकिन प्लान पर भरोसा है। इंचांग जवाब देता है कि उसे भी पूरा यकीन नहीं है, लेकिन अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो करोड़ों बेगुनाह लोग सिर्फ अपनी मौत का इंतजार करते रह जाएंगे। इंचांग की यह बात जून प्योंग के दिल को छू जाती है और उसका इरादा बदल जाता है। इसके बाद जून प्योंग इस मिशन में आगे कोई रुकावट न डालने का फैसला करता है। माइन नंबर 7 की सही डायरेक्शन बताने के बाद वह इंचांग की टीम से अलग हो जाता है और अकेला ही पुटियन की तरफ अपनी बिछड़ी बेटी को तलाशने निकल पड़ता है। कुछ ही देर बाद जून प्योंग पुटियन के मलबे और खंडहरों के बीच अपनी छोटी बेटी को देख लेता है, लेकिन इतने सालों की दूरी की वजह से उसकी बच्ची अपने ही बाप को पहचान नहीं पाती। जब जून प्योंग प्यार से हाथ बढ़ाता है तो वह सहमकर उसका हाथ काट लेती है। अपनी बच्ची को खुद से इस कदर डरा देकर वह जांबाज इंसान, जिसने गोलियों की बौछार में भी कभी हार नहीं मानी थी, पूरी तरह टूट जाता है। तभी वहां कई गाड़ियां आकर रुकती हैं। ये वही क्रिमिनल गैंग था जिससे जून प्योंग ने फोन पर डील फिक्स की थी। गैंग का लीडर गाड़ी से उतरकर सीधे माल की मांग करता है। जून प्योंग उसे सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बिना बात सुने सीधे जून प्योंग के पेट में गोली मार देता है। इसके बावजूद जून प्योंग कोई अपोज नहीं करता। वह घुटनों पर बैठकर उस लीडर से सिर्फ एक गुजारिश करता है कि वह उसे सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, बस उसकी बेटी को सेफली बॉर्डर पार करा दिया जाए। लेकिन उस बायर को जून प्योंग की किसी बात में इंटरेस्ट नहीं था। उसे सिर्फ न्यूक्लियर वॉरहेड चाहिए था। जब उसे समझ आता है कि यहाँ उसे कुछ नहीं मिलने वाला, तो वह गन उठाकर जून प्योंग के सिर पर तान देता है। तभी अचानक एक राइफल शॉट आकर उस बायर के कंधे में लगता है। असल में यह गोली अमेरिकी सोल्जर्स ने चलाई थी। इंटेलिजेंस एजेंसी पहले ही उनकी फोन डील टैप कर चुकी थी और काफी देर से एम्बुश लगाए बैठी थी। दोनों तरफ से शुरू हुई क्रॉसफायर का फायदा उठाकर
जून प्योंग अपनी बेटी को लेकर वहां से भागने का ट्राई करता है, लेकिन बायर अमेरिकी सोल्जर्स को छोड़कर उसी के पीछे भागने लगता है। उसे लगता है कि ये सोल्जर्स जून प्योंग की हेल्प के लिए आए हैं। वह दोबारा जून प्योंग पर गन तानता है, तभी अचानक एक तेज हॉर्न की आवाज पूरे इलाके में गूंजती है। सब देखते हैं कि इंचांग एक टैक्सी को फुल स्पीड में चलाता हुआ सीधे बैटल ग्राउंड के बीच में ला खड़ा करता है। टैक्सी रुकते ही खिड़की से एक व्हाइट फ्लैग बाहर निकलता है। जब दोनों तरफ की फायरिंग रुकती है तो इंचांग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टैक्सी से बाहर आता है। सामने खड़े अमेरिकी सोल्जर की नजर तुरंत टैक्सी की ट्रंक में रखे डेटोनेटर पर पड़ती है। जून प्योंग भी इंचांग को वहां देकर हैरान रह जाता है। डेटोनेटर को सामने देकर दोनों साइड के लोग अपनी गन्स नीचे कर लेते हैं। इंचांग शांत होकर कहता है कि जिसे भी यह डेटोनेटर चाहिए वह आकर ले सकता है। यह सुनकर बायर का लीडर धीरे धीरे टैक्सी की ट्रंक की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचता है उसकी नजर डेटोनेटर पर चल रहे रिवर्स काउंटडाउन पर पड़ती है। असल में इंचांग पहले ही उसका टाइमर ऑन कर चुका था। ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ जाते हैं। बायर तुरंत गन इंचांग पर तानकर टाइमर ऑफ करने को कहता है, पर इंचांग साफ बता देता है कि इसे बनाते वक्त इसमें ऑफ करने का कोई बटन ही नहीं रखा गया था। उधर अमेरिकी सोल्जर्स भी अपने एक्सपर्ट्स से इसकी जांच कराते हैं। इंचांग की इस एक चाल ने पूरे इलाके में टहलका मचा दिया था। कुछ ही देर बाद दोनों गुटों को अपने अपने हेडक्वार्टर से फौरन पीछे हटने का मैसेज मिलता है। कोई भी वहां रुकने का रिस्क नहीं लेता और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से खिसक जाता है। सबके चले जाने के बाद इंचांग अपनी टीम के बाकी साथियों को भी वहां से सेफली निकल जाने को कहता है और खुद अकेले डेटोनेटर लेकर माइंस की तरफ जाने का फैसला करता है। यह सब देखकर जून प्योंग समझ जाता है कि इंचांग ने यह काउंटडाउन सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि रास्ता क्लियर करके मिशन पूरा करने के लिए शुरू किया था। इसीलिए जून प्योंग किसी भी कीमत पर इंचांग को अकेले जाने देने के लिए तैयार नहीं होता। इंचांग भी जानता था कि उसके बिना वह माइन तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वह मान जाता है। अपनी बेटी से आखिरी बार विदा लेकर जून प्योंग और इंचांग ऑफिशियली मिशन के आखिरी पड़ाव पर निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में दोनों माउंट बैटू के करीब पहुंच जाते हैं। यहाँ का माहौल किसी नर्क से कम नहीं था। आसमान से जलते हुए बड़े बड़े पत्थर बमों की तरह बरस रहे थे। इंचांग पूरी हिम्मत के साथ स्टीयरिंग संभालता है और खौफनाक रास्तों से गाड़ी निकालता है। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार दोनों माइन नंबर 7 के गेट पर पहुंच जाते हैं। बाहर के मुकाबले यहाँ थोड़ी शांति थी, पर असली चैलेंज अब सामने था। सही डायरेक्शन तय करने के बाद दोनों डेटोनेटर को पुश करते हुए टनल की गहराई की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एक टर्न पर अचानक माइन की एक बहुत बड़ी पाइप ब्लास्ट हो जाती है। हाई प्रेशर एयर का झोंका दोनों को उछालकर दूर फेंक देता है। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि पाइप फटने से पूरी टनल की पावर सप्लाई कट जाती है। अब लिफ्ट पूरी तरह बंद हो चुकी थी, जबकि डेटोनेटर को और गहराई तक ले जाना जरूरी था। छानबीन करने पर इंचांग को माइनिंग एक्सप्लोसिव्स का एक बॉक्स मिलता है। सिचुएशन बिगड़ती देखकर वह डिसीजन लेता है कि लिफ्ट की केबल को ब्लास्ट करके काट दिया जाए, ताकि लिफ्ट सीधे नीचे गिरकर डेटोनेटर को माइन की गहराई तक पहुंचा दे। ये सुनकर जून प्योंग एक पल के लिए हैरान रह जाता है, पर उसके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। आखिरकार मौत तो तय थी, फिर गिरकर मरो या ब्लास्ट में क्या फर्क पड़ता। दोनों तुरंत काम में जुट जाते हैं। कुछ ही देर में वे केबल पर एक्सप्लोसिव सेट कर देते हैं। तभी जून प्योंग कहता है कि एक लास्ट तैयारी बाकी है। वह किसी बहाने से इंचांग को लिफ्ट से बाहर भेज देता है। जैसे ही इंचांग बाहर कदम रखता है, जून प्योंग तुरंत लिफ्ट का गेट बंद करके उसे बाहर से लॉक कर देता है। इंचांग घबराकर गेट पीटने लगता है और चिल्लाता है, पर जून प्योंग अपना माइंड बना चुका था। वह खुद को कुर्बान करके इस मिशन को पूरा करना चाहता था। उसने इंचांग से सिर्फ एक आखिरी प्रॉमिस मांगा कि अगर वह बच जाए तो उसकी बेटी का ख्याल रखे। इतना कहकर जून प्योंग एक्सप्लोसिव का फ्यूज ऑन कर देता है। केबल टूटते ही लिफ्ट फुल स्पीड में नीचे गिरने लगती है और जून प्योंग खुद को संभालता है। कुछ ही सेकंड्स में लिफ्ट भयानक क्रैश के साथ माइन की गहराई में टकराती है। ऊपर खड़े इंचांग को उस धमाके का एहसास होता है। वह समझ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और भारी दिल से बाहर की तरफ भागता है। उधर गहराई में मलबे के बीच जून प्योंग गंभीर रूप से जख्मी हालत में होश में आता है। वह अपनी बची कुची ताकत जुटाकर डेटोनेटर को खींचता है और उसे सही पॉइंट तक पहुंचा देता है। आखिरकार मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। उसे यकीन था कि अब उसकी बेटी एक सेफ वर्ल्ड में जी सकेगी। यही सोचते हुए उसके चेहरे पर एक आखिरी मुस्कान आती है। अगले ही पल माउंट बैटू की गहराई में एक खौफनाक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, जिससे लावा का सारा प्रेशर शांत हो जाता है और कोरिया पर मंडरा रहा महाविनाश टल जाता है। तबाही के बाद लोग वापस अपनी जिंदगियां संवारने लगते हैं। 1 साल बाद प्रोफेसर भी वापस साउथ कोरिया लौट आते हैं ताकि अपनी जन्मभूमि में रह सकें। वहीं इंचांग जून प्योंग से किया अपना वादा पूरा करता है। वह उसकी छोटी बेटी को गोद ले लेता है और अपनी फैमिली के साथ मिलकर एक नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करता है।